नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक सोनूलाल बर्नवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को 12th का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th के भूगोल को पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि 12th के भूगोल में आप लोगों को 3 पुस्तकें पढ़नी है। ठीक है, उसमें पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, तीसरा है प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, ये 3 पुस्तकें आप लोगों को पढ़नी है 12th में। तो आज बच्चों हम लोग भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का पहला अध्याय का अध्ययन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ाएंगे। ये जो अध्याय है बच्चों, प्रथम अध्याय बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूगोल की दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि ये अध्याय काफी विशाल है, लेकिन आप लोगों के 12th की कक्षा में इसे काफी छोटे रूप में दिया गया है, जिससे कि आप लोग इसे आसानी से समझें। ठीक है, इसमें समझने के लिए, जानने के लिए बहुत विशाल सागर है। इसे छोटा रूप देकर आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, इसमें मानव भूगोल, ये इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग आज पढ़ेंगे जो वो है भूगोल की परिभाषा देखेंगे, भूगोल की शाखा देखेंगे, भूगोल में वैधवाद देखेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा देखेंगे, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा को देखेंगे, मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम को देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं भूगोल की परिभाषा से। भूगोल जो है बच्चों, प्रारंभ से ही प्राचीन काल से भूगोल अस्तित्व में रहा। इसका विकास प्राचीन काल से होते रहा, इसलिए समय के साथ साथ भूगोल की परिभाषा बदलते गए। सर्वप्रथम जो है भूगोल की परिभाषा को लोग कहते थे कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। जैसे पृथ्वी का वर्णन के लिए जो था, वहां पे कहते हैं ग्रीक वासी जो थे, 2 शब्द जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, ये 2 ग्रीक शब्द थे। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब हो गया अध्ययन। वो कहते थे कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। फिर समय के साथ साथ भूगोल के परिभाषा में परिवर्तन हुआ, लोग इसका अध्ययन विस्तार पूर्वक करने लगे। तो बोले कि नहीं, भूगोल का उद्देश्य धरातल की भूगोल के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, भूगोल का विकास, परिभाषा में विकास हुआ। फिर जो है उसके बाद भूगोल की परिभाषा में फिर और विकास हुआ। उसमें कहा गया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि भूगोल का वर्णन पृथ्वी के अध्ययन के लिए, पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल का वर्णन, भूगोल का परिभाषा कहा गया। उसके बाद कहा गया मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। उसके बाद कहा गया कि धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का व्याख्या, तो वो भूगोल का वर्णन। उसके बाद ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा। लेकिन आप लोग 11th क्लास के प्रथम अध्याय में आप लोग देखे होंगे कि भूगोल में बहुत सारे सब्जेक्ट को, विषय को मिलाकर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। जैसे भूगोल में इतिहास, भूगोल में विज्ञान, भूगोल में अर्थशास्त्र, भूगोल में राजनीतिक शास्त्र, सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा निचोड़ लेकर भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भूगोल में हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का समावेश है भूगोल, और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब है कि भूगोल की परिभाषा, भूगोल के अध्ययन में विस्तार होते गया समय काल के साथ साथ। तब कहते हैं कि भूगोल की पहुंच किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो स्थान एवं समय के संदर्भ में परिवर्तन, मतलब जो स्थान और समय के साथ जो परिवर्तित हो रहा है, वो भूगोल का मुख्य अध्ययन है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि भूकंप,
सूखा, बाढ़, सुनामी क्या है, समय और स्थान के साथ ये परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण वहां उस क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। ये भूगोल में हम लोग अध्ययन करने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं बच्चों, भूगोल की शाखा। भूगोल की शाखा हमने बताया कि प्राचीन काल से भूगोल विषय पर गहन अध्ययन, गहन रिसर्च होते रहा। तो ये क्या हुआ, समय के साथ साथ भूगोल के शाखाओं का भी विकास होते गया। ठीक है, तो भूगोल के मुख्य शाखाएं आप 11th के क्लास में पढ़े होंगे पहले अध्याय में कि भूगोल के शाखाओं को हम लोगों ने 2 वर्ग में विभाजित किया था, क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। क्रमबद्ध उपागम या प्रादेशिक उपागम भूगोल के अध्ययन का एक तरीका है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा था कि क्रमबद्ध उपागम को फिर से सब डिवीजन किया, बांटा गया था, फिर प्रादेशिक उपागम को फिर से पुनः विभाजित किया गया था। जो क्रमबद्ध उपागम को विभाजित किया गया उसे 3 भागों में, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। हमें यहाँ यह दिखाना था बच्चों कि मानव भूगोल जो है क्रमबद्ध उपागम का ही विभाजित सब डिविजन है। क्रमबद्ध उपागम को विभाजित कर हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे जैसे भूगोल का विभाजन बढ़ा वैसे वैसे भूगोल में विवाद भी बढ़ती गई। विवाद भूगोल के शाखाओं के विभाजन के साथ साथ विवाद बढ़ते गया। इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन 3 पॉइंट नोट हम लोगों ने, एक नोट्स हमने आपको दिया है, इन तीनों नोट्स को आप लोग याद कर लीजिए, जीवन भर काम आएगा जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते हो। हिकैटियस भूगोल के जनक। भूगोल के जनक किसे कहते हैं, तो हिकैटियस महोदय को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि आधुनिक भूगोल के जनक थे ये। ठीक है, फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के जनक। तो आप इसे याद कर लेना, ये आपको जीवन पर्यंत जब तक आप भूगोल पढ़ोगे, इंटर, बीए, एमए, उसके बाद भी कमीशन लेवल की तैयारी करते हो, तो ये सारी आपको सब्जेक्ट, ये सारे चीज आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि रेलवे एसएससी के एग्जाम में भी आता है ये सब। ठीक है, तो अब क्या बच्चों हम बता रहे थे कि भूगोल का विभाजन प्रारंभ हो गया। प्राचीन काल के बाद से, अध्ययन के बाद से भूगोल का विभाजन प्रारंभ हो गया। भूगोल के विभाजन के साथ साथ विवाद बढ़ने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि एक समय आते आते भूगोल में जो है द्वैतवाद प्रारंभ हो गया। कुछ विद्वान कहते थे भूगोल में सिर्फ भौतिक भूगोल का ही अध्ययन भूगोल है, कुछ विद्वान कहते थे मानव भूगोल का ही अध्ययन भूगोल है, तो कुछ विद्वान कुछ और कहते थे। लेकिन 2 शाखाएं, मुख्य 2 शाखाओं पर विवाद हुआ, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के शाखाओं पर। में अधिकांश विद्वान जो थे भौतिक भूगोल के पक्ष में थे, तो बहुत अधिकांश भूगोलवेत्ता मानव भूगोल के पक्ष में थे। वो कहते थे कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भूगोल है, इसलिए भौतिक भूगोल को ही भूगोल माना जाए। दूसरा कहते थे मानव भूगोल में मानव का ही अध्ययन ही भूगोल है। तो यहाँ विवाद बढ़ा और यहाँ पे एक द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ, जो कि आपका अगला टॉपिक है, भूगोल में द्वैतवाद। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, इसे बताएं बच्चों कि 19वीं शताब्दी के मध्य में हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल जैसे विद्वानों के निधन के बाद भूगोल में द्वैतवाद बहुत तेजी से बढ़ा। विवाद तो पहले भी था, लेकिन ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि भूगोलवेत्ता, एक वर्ग के भूगोलवेत्ता ये कहते थे कि भौतिक तत्व ही मुख्य भूगोल है। दूसरे वर्ग के भूगोलवेत्ता ये कहते थे कि भूगोल में मानवीय तत्वों का अध्ययन ही मुख्य भूगोल है। ये विवाद बढ़ते गया। ठीक है बच्चों, द्वैतवाद पे इतना ही बच्चों। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भूगोल में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भूगोल और मानव एक दूसरे, पृथ्वी और मानव एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। इन द सेंस कि बच्चों आपके यहाँ कृषि होता है, आपके यहाँ बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप होती है, आपके यहाँ रोड, पृथ्वी पर जो सड़कें बनाई जाती है, जमीन धरती को काटकर, पहाड़ को तोड़कर रोड सड़कें बनाई जाती है, पुल पुलिया, रेलवे लाइन वगैरह बनाई जाती है।
या फिर प्राकृतिक में नदी के पानी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं, या फिर प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे रही है, तब कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और मानव, और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत हद तक सच्चाई है कि भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों का अध्ययन संभव है और होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी, जैसे कि हम लोगों ने भूगोल में देखा भी है कि बहुत सारे नाम, जैसे पृथ्वी के रूप, पृथ्वी का रूप मनुष्य के शारीरिक अंगों के अनुसार रखा गया है। जैसे पृथ्वी का रूप, मनुष्य का रूप तो पृथ्वी का रूप, तो शारीरिक अंगों के अनुसार। तूफान की आंख, तूफान क्या होता है बच्चों? तूफान जो आता है, आप लोगों ने तूफान का स्ट्रक्चर देखा होगा कि तूफान जो उठती है वो गोल गोल ऐसे उठता है चारों तरफ से, और जो तूफान के बीच का सेंटर होता है इसको तूफान की आंख कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आंख हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारी भी आंख है सेंटर में, तो तूफान की आंख, नदी का मुख, जहां से नदी का उद्गम स्टार्ट प्रारंभ होता है, जहां से नदियां निकलना शुरू होती है उसे नदी का मुख कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य के अंगों के अनुसार भौतिक पृथ्वी के जितने भी भौतिक तत्व हैं उनका नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का एक दूसरे से बहुत जुड़ाव है। तीसरा, अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, मानव भूगोल की परिभाषा। चूंकि अब हम लोगों ने देखा विवाद, द्वैतवाद तो वहां थी, द्वैतवाद का समाधान भी निकाला जा सकता है और बहुत हद तक निकाला भी गया कि नहीं, मनुष्य और पृथ्वी प्राकृति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो लेकिन आपका जो अध्याय है, मुख्य अध्याय है कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में अब हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे और देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? मानव भूगोल की परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने मानव भूगोल का परिभाषा सर्वप्रथम बहुत सारे विद्वान परिभाषा दिए, लेकिन फ्रेडरिक रेटजेल जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सबसे पहले विस्तार पूर्वक मानव भूगोल का वर्णन किया, जिसके कारण फ्रेडरिक रेटजेल के परिभाषा, फ्रेडरिक रेटजेल का अध्ययन को लोग आधार मानते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, संश्लेषित का मतलब हो गया कि प्राकृतिक और मानव एक दूसरे से में समाहित हैं, एक दूसरे से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा था, इन्होंने जोर दिया था संश्लेषण पे। इनकी शिष्या थी बच्चों एलन सी सैंपल, इनकी शिष्या एलन सी सैंपल। उन्होंने भी बताया कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने क्या बताया कि दोनों की क्रियाकलाप के बीच जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी का अध्ययन है मानव भूगोल। मतलब जो पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद विडाल्डी लॉब्लास महोदय ने भी फिर इस पर परिभाषा दिया और इनके अनुसार भी वही है कि संश्लेषित और परिवर्तन जो हो रहा है मानव और प्रकृति के संबंधों के बीच में। तो हम लोग अधिकांश जो भी बच्चों मानव भूगोल से संबंधित परिभाषा देखेंगे वहां यह पाएंगे कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध स्थापित हुए उनमें जो परिवर्तन हुआ समय और स्थान के साथ, वही मानव भूगोल है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। अच्छा, मानव भूगोल में नेक्स्ट पॉइंट है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा। ठीक है बच्चों, मानव भूगोल की यह जो विचारधारा है बच्चों, आप भूगोल में जब तक आप भूगोल का अध्ययन करोगे, BA, MA या आगे कमीशन की लेवल पर, ये तीनों विचारधाराएं, ठीक है, मानव भूगोल की जो विचारधारा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और ये काफी बेसिक है। ठीक है, आपके इस अध्याय में इसे प्रमुखता दी गई है और इसे आपको पढ़ना है और संभवतः इससे एग्जाम में भी पूछा जा, इस टॉपिक से, इस पॉइंट से एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो पहला जो विचारधारा है बच्चों, पर्यावरण निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? पर्यावरण निश्चयवाद प्राचीन काल में जब लोग वैज्ञानिक तरीके को अपना नहीं लिए थे, उस समय प्राचीन काल में लोग क्या थे? प्रकृति की पूजा करते थे। नदियों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, देवता मान रहे हैं। हम लोग तो यहाँ तक मानते थे कि पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पे है। शेषनाग हिल गए तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गया। कुछ सभ्यता मानती थी कि पृथ्वी कछुए के पीठ पर है। तो इस तरह की मान्यताएं थी और हम पृथ्वी को माता के रूप में पूजा करते थे, धरती माँ के रूप में पूजा करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन ये निश्चयवाद यही कहता है कि हम प्रकृति हम पे हावी है। निश्चयवाद के एक लाइन में हम कह सकते हैं प्रकृति हम पे हावी है। हम प्रकृति में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके जो प्रतिपादक थे इस विचारधारा के प्रतिपादक थे रेटजेल थे, रेटनर थे। मुख्य रूप से रेटजेल का नाम आता है क्योंकि इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी में जो मानव भूगोल का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, इन्हें बताया, तो रेटजेल मानव भूगोल के आधार बन गए। तो इनका मुख्य है। उसके बाद रेटजेल, रिटर, सैंपल, ये सारे लोग, हमबोल्ट, ये सारे लोग जो थे निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। इस विचारधारा को ये लोग मानते थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट विचारधारा आई वो है संभववाद। ठीक है, पॉसिबिलिज्म। संभववाद का मुख्य रूप से उदय जो बच्चे हुआ वो आधुनिक युग का देन कहिए है। जब विज्ञान अपने खोज चरम पे आ गई, विज्ञान में लोग हर प्रकृति के हर तत्व का एक सॉल्यूशन ढूंढ रही है। कहने का मतलब है कि हम गर्मी से परेशान हैं, एसी चला लिए। ठीक है, मौसम को, वातावरण को अपने अनुकूल कर लिए। ठीक है, ठंडे में हम लोग अपने कमरे को फिर टेम्परेचर के अनुकूल कर लेते हैं। ठीक है, जो बंजर भूमि थी उस पे भी हम लोग रासायनिक उर्वरक और कितने तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के माध्यम से उस क्षेत्र के उपज को बढ़ा ले रहे हैं। यानी कि प्रकृति पर हम बहुत हद तक विजय हासिल कर लिए। संभववाद उसी में कहता है कि हम प्रकृति को जीत चुके हैं। संभववाद में जितने वैज्ञानिक थे वो कहते थे हम प्रकृति को जीत चुके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य नाम आता है, इसके जन्मदाता तो ब्लास महोदय थे। ठीक है, लेकिन लुसियन फेब्रो ने संभववाद शब्द को दिया था। लुसियन फेब्रो जो थे संभववाद शब्द को दिए थे, लेकिन ब्लास महोदय इनसे और पहले ही इस पॉसिबिलिज्म पर काम कर चुके थे। ठीक है, इस पर बहुत सारे विचार ब्लास महोदय ने दिया था, तो ब्लास महोदय को इसका जनक भी कहा जाता है। तो क्या हुआ, संभववाद में हम वैज्ञानिक भूगोलवेता कहने लगे कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक चीज और बता दें बच्चों, ये जो है पर्यावरण निश्चयवाद, ये जर्मनी का दिया हुआ था। जर्मनी का ये दिया हुआ था सिद्धांत, विचारधारा थी। और ये जो थी संभववाद, ये फ्रांस की विचारधारा थी। ये दोनों में आपस में पहले से ही युद्ध छिड़ते रहा है, आपस में ये द्वंद्व में रहे। वो अगर जो जर्मनी कुछ बोलेगा तो फ्रांस बोलेगा नहीं, ठीक उसके विपरीत चलेगा। ठीक है, जो भी हो, दोनों की विचारधाराएं आपस में टकराने लगी। इन दोनों के विचारों को जोड़ने का, उसे सही उद्देश्य देने का काम अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटिश भूगोलवेता बहुत हद तक करते आए हैं। अमेरिकन भूगोलवेता एक ग्रिफिथ टेलर देखें कि ठीक है, प्रकृतिवाद भी सही है अपनी जगह, प्रकृति हम पे हावी है। बहुत जगह भूकंप आ गए या बाढ़ आ गया या फिर बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसपे हमारी कोई कंट्रोल नहीं, जिसपे हम कभी भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेलर ने देखा निश्चयवाद में
फिर देखा कि नहीं, पॉसिबिलिज्म में भी पॉसिबल है कि मनुष्य बहुत चीज को छांट रहा है और अपने अनुसार प्रकृति को बना रहा है। पेड़ पौधे काट के बड़े बड़े बिल्डिंगे बना ले रहा है, एरोप्लेन से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जा रहा है। आज इंटरनेट के जमाने में हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से तुरंत 1 सेकंड में यहाँ से दिल्ली और अमेरिका बात करने लगते हैं। तो टेलर महोदय देखे कि नहीं, निश्चय बात भी अपनी जगह ठीक है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म दोनों सही है अपने जगह। तो टेलर महोदय क्या किए, नाम ही है देखो बच्चों, टेलर क्या है, नाम टेलर, दर्जी, ये एक दर्जी नहीं थे, ये भी भूगोल देता है, लेकिन इनका नाम है टेलर। वो क्या किए, दोनों को पकड़ के सी दिए, ठीक है। डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म को पकड़ के सी दिए, सी के कहा कि दोनों अब एक है, ठीक है। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म को मान लो 2 कपड़े हैं, डिटर्मिनिज्म एक कपड़ा है, पॉसिबिलिज्म एक कपड़ा है, ठीक है। दोनों को पकड़कर टेलर ने सी दिया। जब टेलर महोदय ने जब सी दिया तो उसमें अब एक नई विचारधारा का उदय हो गया, ठीक है, एक नई विचारधारा का उदय हो गया। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसमें कहा कि रुको और जाओ, इस सिद्धांत को ध्यान से देखना बच्चों, रुको, इस विचारधारा में उन्होंने कहा रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि जैसे कि चौराहे पर, शहर के अधिकांश चौराहों पर आप देखेंगे इस तरह की 3 लाइटों की व्यवस्था की जाती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो है ट्रैफिक में एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। तो वहां पर क्या है, जब रेड लाइट जल जाती है बच्चों, तो वहां पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ट्रैफिक गाड़ियां रुक जाती हैं। जब येलो लाइट जलता है, पीला लाइट जलता है, तो ट्रैफिक गाड़ियां अपना स्टार्ट पकड़ लेती, गाड़ी सभी लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसी ग्रीन लाइट जलता है, गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। तो ग्रिफिथ टेलर कहें कि यही हमें अपनाना चाहिए प्रकृति के साथ, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति में अगर जो किसी तरह का प्रकृति हम पे प्रभाव दिखा रहा, सुनामी आ गया, चक्रवात आ गया, तो हमें एक जगह बैठ जाना चाहिए। अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में क्या है, इतना ज्यादा महामारी फैल गया, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, कहा कि आप अपने घर में बंद रहो, यानी कि रुको, जीवन को थोड़ा देर के लिए रोक दो, रुक जाओ। जब कोरोना काल देखो समाप्त हो गए, धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त होगा और फिर से हम लोग अपने जीवन की तरफ, अपने कार्य की तरफ लौट आएंगे। आप लोग पढ़ाई करने जाओगे, बिजनेसमैन व्यापार करने लगेंगे, जीवन सामान्य होने लगेगा। तो यहाँ पे टेलर महोदय का मुख्य उद्देश्य यही था कि रुको, किसी तरह का भी प्राकृतिक अपनी आपदा लाती है तो वहां रुक जाओ, उसे देखो, समझो और उसके बाद आगे जाओ, बढ़ो, ठीक है। तो इनका मुख्य यही विचारधारा था, जो कि काफी सर्वमान्य माना गया, सारे विद्वान इसको सपोर्ट किए, सही माने, ठीक है बच्चों। तो ये थी तीनों विचारधारा, इसे आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है बच्चों, वो है मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम। क्या है मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम? इसमें क्या है, प्राचीन काल से ही भूगोल का अध्ययन होते आया और खासकर मानव भूगोल का अध्ययन होते आया। तो इसमें समय के साथ साथ भूगोल का अध्ययन कैसे परिवर्तित हुआ, उस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो है देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से 6 उपागम में विभाजित किया गया, 1 2 3 4 5 6 को हम बारी बारी से देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहला जो है आरंभिक उपनिवेश काल 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, ठीक है। आरंभिक उपनिवेश काल 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। इसका उपागम क्या था इस समय का? अन्वेषण एवं और वितरण, ठीक है, खोज करना था। जैसे कि वास्को डी गामा, कोलंबस क्या कर रहे थे उस समय? वो पूरे पृथ्वी पर देश क्षेत्र का खोज कर रहे थे। वो भारत का, इधर अफ्रीका, अमेरिका, चारों तरफ हर एक महाद्वीप पर जा रहे थे समुद्र के रास्ते, और वो खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे ताकि वहां व्यापार बढ़ाया जाए। तो उस समय जो भूगोल का अध्ययन था, मानव भूगोल का अध्ययन था, वो मुख्य रूप से अन्वेषण और वितरण पर आधारित था। तो पहला उपनिवेश काल 15वीं से 17वीं शताब्दी तक। दूसरा उपनिवेश काल जो था
वो 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में था। ठीक है बच्चों, इसमें प्रादेशिक विश्लेषण किया गया। भाई क्षेत्र का तो खोज हो गया, वास्को डिगामा जैसे लोगों ने क्षेत्र का खोज कर लिया, कौन देश कहाँ है क्या है नहीं है, पृथ्वी पर जितने भूखंड थे सभी का खोज हो गया। तो अब क्या हुआ, 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में प्रदेश का विश्लेषण अध्ययन होने लगा। अमेरिका किस प्रकार का देश है, भारत, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का देश है। ठीक है, तो इसमें 18वीं 19वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हो गया। अब जो है तीसरा जो शुरू हुआ उपागम वो था अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 का दशक। 1930 में क्या हुआ, उसमें क्षेत्र का विभेदन शुरू हो गया। ठीक है, क्षेत्र का विभेदन शुरू हो गया कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से के भिन्नता को समझने पर बल दिया गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं मानचित्र में, ठीक है, यहाँ पे भारत, यहाँ चीन, अफ्रीका, यूरोप, मैक्सिमम यात्री जो थे यूरोप के, यहाँ के लोग जो थे यहाँ से यात्रा करते हुए, समुद्र यात्रा करते हुए भारत या फिर अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्षेत्रों में गए और उसका खोज किए और उसका क्षेत्रीय अध्ययन शुरू किए कि भाई भारत इतना संपन्न क्यों है, भारत संपन्न है, हमारा यूरोप इतना संपन्न क्यों नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भारत में कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा है, यहाँ का जलवायु जो है कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिसके कारण भारत एक संपन्न देश है। और यूरोप में हमारे यहाँ क्लाइमेट की कमी है, कहीं भी उपजाऊ भूमि की कमी है, जिसके कारण यहाँ पे तो क्या हुआ, वहां पे मानव भूगोलवेत्ता ये अध्ययन क्षेत्र के एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कैसे भिन्न था उसका अध्ययन करने लगे। ठीक है, चौथा जो उपागम शुरू हुआ 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के अंत तक चला। ठीक है, चौथा उपागम 1950 और 60, इसमें 50 और 60 के दशक में जो था स्थानिक संगठन बना दिया गया, क्योंकि क्षेत्र का पता चल गया कि भारत क्यों विकसित देश है। उस समय प्राचीन काल में भारत बहुत विकसित हो गया, विकसित था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस क्या कि यूरोपीय लोग क्या चाहने लगे कि हम भारत जैसे देश से व्यापार करें, वहां की कृषि उत्पादन को अपने देश में ले आए। तो 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत तक ये 10 साल वो क्या किए, सिर्फ और सिर्फ व्यापार किए और आंकड़ों का खेल शुरू हो गया। ठीक है, सिर्फ आंकड़ा और व्यापार, जिसके कारण इस उपागम का बहुत ज्यादा आलोचना होने लगा। भूगोलवेत्ता कह रहे ये तो कोई भूगोल है ही नहीं, कोई भूगोल है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ व्यापार हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो मानव के विकास से संबंधित कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे इतना ज्यादा इस उपागम की आलोचना हुई कि 1970 में बच्चों 1970 के दशक में उपागम में भी मानव भूगोल में एक विवाद, बहुत ज्यादा विवाद होने लगा। तो 1970 में 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा जो थे वो मुख्य रूप से कहा कि नहीं, समाज कल्याण की बात होनी चाहिए मानव भूगोल में, ना कि व्यापार की बात होनी चाहिए। उन्होंने आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया, मानवतावादी। देखिए तीनों जो उपागम था वो एक ही काल में चला, 1970 के दशक में। ठीक है, दूसरा जो उपागम था वो कहा अमूलवादी विचारधारा, ये कहे नहीं, कुछ लोग कुछ ज्यादा अमीर हो गए हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा निर्धन हैं। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का फॉलो किया, ये अमूलवादी विचारधारा, और वहां पर निर्धनता या सामाजिक असमानता को समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, तीसरा जो विचारधारा आया वो व्यवहारवादी विचारधारा। यहाँ बहुत ही व्यवहारिक बात करने लगे लोग, क्या है कि यहाँ जाति धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया,
जाति और धर्म को हटाने के बाद जो सामाजिक विकास हो रहा है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका क्यों नहीं विकास हो पा रहा, इस धर्म का, इस जाति का, लोगों का। ठीक है, तो व्यवहारवादी विचारधारा में वो लोग यहाँ पे अध्ययन करने लगे। उसके बाद बच्चों 1970 में चूंकि 3 विचारधाराएं जन्म ले ली थी, तो मानव भूगोल वहां पर कहीं ना कहीं बंट चुका था, टूट चुका था। तो फिर एकीकरण होने लगा मानव भूगोल का, और 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिक मानववाद विचारधारा का उदय हुआ और प्रारंभ हुआ। इसमें अब हम लोग वर्तमान में आधुनिक मानव के विकास से संबंधित बातें करते हैं और देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके इस अध्याय में एक पॉइंट और बच गया, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र को मतलब कहने का मतलब मानव भूगोल को अध्ययन के दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया गया है। उसे हम 6 भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा आवास भूगोल और छठा आर्थिक भूगोल। ठीक है, फिर इन सबों को सब डिवीजन उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका अध्ययन किससे किस सब्जेक्ट से संबंधित है उसको हमने दिखाया है। इस चार्ट को आप देख लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपका आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये जितना भी नोट्स है ये गया गाइडेंस प्रोग्राम के YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिनका भी अगर जो कोई सवाल हो तो वो हमसे YouTube चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, और किसी तरह कोई भी परेशानी हो हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें इस नोट्स में हमने अंत में गृह कार्य भी दे दिया है। ठीक है, गृह कार्य में आपको दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सवाल हैं, फिर लघुत्तरीय सवाल हैं, फिर दीर्घोत्तरीय सवाल है, सारे जितना बन सकता था हमने इस अध्याय में हमने दे दिया है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, जय हिंद।